नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं बात करने वाला हूं जो सिलेक्शन हुआ है सभी के सभी स्टूडेंट्स का आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या फिर ऑफिस असिस्टेंट में। आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों बधाई। और आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ। देखिए, जब भी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो जितनी खुशी आपको और आपके परिवार वालों को होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी एक टीचर को भी होती है। और जितना दुख आपको इस वक्त हो रहा है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा दुख एक टीचर को भी होता है। क्योंकि हम एज अ टीचर, हमारा एक प्रोस्पेक्टिव होता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट अपने कैरियर की में आगे बढ़े। एक हमारा जो योगदान रहता है वो हर एक स्टूडेंट के लिए बराबर रहता है। हम सभी को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक कह लीजिए ट्रेडिशन, कल्चर या जो भी आप कह सकते हैं इसको, या ये जो शब्द खैर मुझे उसके लिए मिल नहीं रहा है, कि कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों का सिलेक्शन होता है। हजारों लाखों की संख्या में, भीड़ में कुछ लोग इस भीड़ में से आगे आ पाते हैं और आगे अपनी सफलता को छू पाते हैं। तो आज की वीडियो मेरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने यहां पर इस सफलता को प्राप्त किया है। खैर, जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए मैंने एक अपने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था और उनको कहा था कि आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनकेस अगर आप आगे वाली अपनी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि सर क्या किया जाए, क्या कमी है मुझ में। तो खैर, मैंने काफी लोगों का रिप्लाई भी किया। इनकेस अगर लग रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। अब काफी सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है कि सर अब आगे क्या होगा, अब व्हाट्स नेक्स्ट, वी कैन से व्हाट्स नेक्स्ट, क्या है आगे। आगे का जो प्रोसेस रहता है मैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। अगर आप में से काफ़ी लोग मुझे नहीं जानते तो मैं वैसे बता दूं पहले, आगे चलने से पहले, कि मैं 2011 से बैंक में जॉब कर रहा हूं। मैंने अपने कैरियर 12 साल का, मैंने ये लंबा कैरियर अब तक देख चुका हूं इस बैंकिंग इंडस्ट्री में। और ढेरों कैंडिडेट्स मेरे साथ भी ज्वाइन किए हैं और मेरे बाद भी ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने देखे हैं जिनके ज्वाइनिंग और आगे आगे जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपके मन में आता है, सर ज्वाइनिंग आखिरकार कब होगी। तो देखो बच्चे, इसकी ज्वाइनिंग रहती है आपका स्टेट वाइज। देखो, आपका आरआरबी में सिलेक्शन हुआ है तो ये स्टेट वाइज है। स्टेट वाइज यानी कि स्टेट वाइज अलग अलग आरआरबी है और कुछ स्टेट में 2-2, 3-3 आरआरबी भी है। ठीक है, तो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो हर एक बैंक की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगी। इनका कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको बुलाएंगे ज्वाइनिंग। इनकी ज्वाइनिंग हो सकता है अगले महीने से शुरू हो जाए और हो सकता है अब से 6-7 महीने तक भी ज्वाइनिंग हो सकती है। मैं ये साफ साफ बता दूं, ऐसे मैं कह दूंगा यार 2 महीने में हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी, नहीं। लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा बैंक्स ऐसे थे आरआरबी जिन्होंने इमीडिएट स्टूडेंट्स को फरवरी या मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था और इवन मार्च अप्रैल तक तो ज्वाइनिंग भी दे दी थी। लेकिन कुछ बैंक ऐसे थे जिन्होंने 7-8 महीने तक या उसके बाद यहां पर अगस्त तक भी ज्वाइनिंग दी थी काफी सारे आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को। तो एक माइंड अपना उस तरह से बना के रखिएगा कि आपकी ज्वाइनिंग है वो डिपेंड करती है आपके बैंक पर, और वो यहां पर आपको अगले महीने से लेकर आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब यह होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने पीओ का इंटरव्यू दिया होगा तो उस वक्त आप डॉक्यूमेंट्स कुछ लेकर गए होंगे, तो वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक बार फिर से आपको वहां पर जाकर सबमिट कराने होते हैं। अगर इनके इस इंटरव्यू के टाइम कोई आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसका एफिडेविट फिल किया था, तो वो भी आपको वहां पर सबमिट करवाना पड़ेगा। वहां पर आप जाएंगे, देंगे, और कंसर्न बैंक अपने रीजनल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या जहां पर भी वो बुलाएगा वो आपको बुलाएगा। उसके रिगार्डिंग आपको मेल भी आ सकता है, आपको कॉल भी आ सकता है, या फिर रिस्पेक्टिव बैंक जो है उसकी वेबसाइट पर भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। तो ये चीज तो ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद आपको यहां पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डीवी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, फिर आपको ज्वाइनिंग डीवी हो जाएगा। उसके कुछ दिन में आपको अपॉइंटमेंट लेटर परमानेंट मिल जाएगा और फिर आप वहां पर बैंक में जाकर जहां भाई वो कहेंगे
वहां पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, एक सवाल आता है कि सर पोस्टिंग आखिरकार हमें कहां मिलती है? क्या घर के नजदीक मुझे पोस्टिंग मिल सकती है या मुझे दूर मिलेगी पोस्टिंग? क्या रहेगा सर? ऑब्वियस है, एक चीज तो कंफर्म है कि आपने जिस स्टेट से भरा है उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी, और जिस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी बैंक में आपको यहां पर ज्वाइनिंग भी मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपका बैंक कोई और है और स्टेट में दूसरा आरआरबी आपको वहां जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। जिस बैंक में सिलेक्शन है उसी में जॉब मिलेगी। पोस्टिंग का देखिए डिपेंड करता है कि वो बैंक जिसमें आप यहां पर पोस्टिंग लेना, जिस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपके घर के नजदीक, उनके जो भी ब्रांचेस हैं, अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है वो ऐसा नहीं है जानबूझ के नहीं आपको दूर भेजेंगे। रिक्वायरमेंट जहां होती है वहीं पर बैंक पोस्टिंग करता है। अगर इनके आपके घर के आसपास रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके बैंक के स्टाफ नहीं चाहिए उनके ब्रांचेस में, तो आपको नेक्स्ट जो भी नियर सिटी होगी वहां पर देगा। गर्ल्स को थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन फिर से कहूंगा कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर ऑन देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, अगर आपको मान लीजिए आपकी सिटी में एक सीट खाली है लेकिन वहां पर ऑलरेडी एक गर्ल भी है आपके ही बैच में से और आप हैं, तो ऑब्वियस है गर्ल को प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी। पहली चीज तो यहां पर यह है। और अगली बात जो यहां पर आती है, कई लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन रहता है, सर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और पोस्टिंग आपको यहां पर जो दी जाती है वो पोस्टिंग आखिरकार दी कब जाती है? तो पोस्टिंग जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे ना, उसके बाद से लेकर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इन बिटवीन आपका जो प्रोसेस रहता है वो आपका पोस्टिंग का डिसीजन का रहता है। आपको वहां पर पोस्टिंग दी जाती है, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए वहां पर एक जो उनका रीजनल ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहां पर बुलाया जाए। आपको अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा इस डेट को आप इस जगह पर रिपोर्ट कीजिए। आप वहां रिपोर्ट करेंगे, उस दिन आपको वहां पर ऑफिस में बैठना है। उनके बैक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, आरबीओ है, आरओ है, जो भी बोलते हैं, अलग अलग बैंक में अलग अलग नामों से उसको जानते हैं, तो वहां बिठाते हैं आपको और वहां पर कुछ अपनी क्वेश्चन लगाकर वो लोग आपको उस दिन आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। अगले दिन जाना पड़ता है आपको रिस्पेक्टिव अपनी ब्रांच में। तो आपके पास अगर दूरी हो जाती है तो अगले दिन नहीं पहुंच पाते तो शाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग का थोड़ा सा सिलसिला बताया कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सैलरी आपकी जो पोस्टिंग है वो किस तरह से होती है। तो आई थिंक ये आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि सर जो कंफ्यूजन थी वो आपने दूर कर दी। अब अगली कंफ्यूजन एक और माइंड में काफी लोगों के है कि सर आरआरबी पीओ क्लर्क तो चलो हमारा सिलेक्शन हो गया, अब आगे हमारे आने वाले टाइम में और भी एग्जाम्स बाकी हैं, लाइक एसबीआई पीओ बाकी है, एसबीआई क्लर्क बाकी है, राइट, आईबीपीएस पीओ भी दिया हुआ है, उसका इंटरव्यू आना बाकी है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो तब तक एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ में इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, हो सकता है आप बाद में देखें वीडियो तो तब तक आ चुका हो। खैर, आज की डेट में नहीं आया तो सर उसका क्या करें, क्या मुझे वो एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि एग्जाम तो ऑब्वियस है देना चाहिए, क्योंकि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क से तो फार बेटर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क रहते हैं। फार बेटर क्यों रहते हैं? फार बेटर रहते हैं उनके अलाउंसेस के मामले में। देखो, बैंक्स की जो सैलरी रहती है, चाहे वो आरआरबी पीओ में आप ज्वाइन करें, चाहे आरआरबी क्लर्क में ज्वाइन करें, आप सबकी सैलरी सेम ही रहती है। मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं आज। ये आपके पीछे एक सैलरी स्ट्रक्चर है। इस तरफ सैलरी लिखी हुई है क्लरिकल की, इस तरफ यहां से अगर देखोगे तो ये सैलरी लिखी हुई है आपकी बैंक ऑफिसर्स की, ये वाली, ये पार्टीशन कर लेना, ठीक है। ये क्लरिकल की है, ये बैंक ऑफिसर्स की है। ये सैलरी यहां पर जो है क्लरिकल की जो सैलरी होती है बेसिक पे, वो 17,900 से शुरू हो जाता है, 17,900 से स्टार्ट हो जाता है, और जो ऑफिसर है उसकी सैलरी 36,000 से स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिक पे है। बेसिक पे का मतलब इसके ऊपर यहां पर आपको और अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एचआरए वगैरह वगैरह चीजें होती है, कुछ प्रतिशत और मिलती है। ऑन एन एवरेज में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं यहां पर कर रहा कि पैसे टू पैसे बता रहा हूं, एक जस्ट रफ आइडिया अप्रोक्सीमेट आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये डीए का परसेंटेज है, हर एक तीसरे महीने चेंज होता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो जो 17,900 जो बेसिक पे है, इसको अगर आंकलन करूं, आपकी जो शुरुआत है उस शुरुआत में आपका जो आंकलन करूं, तो आपको यहां पर बढ़ोतरी मिलती है, आपको यहां पर जो आपके अलाउंसेस लगने के बाद जो आपको सैलरी मिलती है वो तकरीबन 25 से 30,000 के बीच की हो सकती है। 25 to 30K के बीच की सैलरी हो सकती है अप्रोक्सीमेट, है ना।
और पीओ को सैलरी जो 36,000 है, ये आपकी सैलरी तकरीबन 45K से अराउंड जा सकती है, 45,000 के अराउंड जा सकती है। टैक्स वैक्स काट लें वगैरह वगैरह सब कुछ काट पीट के मैंने कैश इन हैंड की बात की है, ग्रॉस सैलरी ज्यादा ही होती है, जो टैक्स इंक्लूड करके वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो एक रफ आइडिया मैंने 25-30 हजार का आपको 45,000 का दिया है। ये सैलरी जो है सभी बैंक्स में बराबर है, चाहे आप IBPS पीओ ज्वाइन करें आपको, या फिर कोई भी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ, या फिर क्लरिकल कैडर में ज्वाइन करें तो आपकी यही रहेगी। हाँ, एसबीआई पीओ में जरूर थोड़े से एडवांस इंक्रीमेंट दे देते हैं। इंक्रीमेंट का यहां पर मतलब ये है कि ये जो हर एक वर्ष यहां पर लिखा ना 1490, 1490 और 7, इसका मतलब ये है कि आपकी एवरी ईयर 36,000 प्लस 1490 सैलरी हो जाएगी। मतलब 36,000 में अगले साल जब एक साल हो जाएगा आपकी नौकरी को तो 1490 आपका ऐड कर दिया जाएगा, तो आपकी बेसिक पे जो है वो कितनी हो जाएगी, वो 37,490 हो जाएगी। ऐसा ये 7 साल तक चलेगा, और 7 साल बाद आपकी जब ये बेसिक पे ये हो जाएगी तो उसके बाद अगले 2 साल तक ये अमाउंट चलेगी, फिर जब ये हो जाएगी तो अगले 7 साल तक ये चलेगी। खैर इतने साल तक तो ये चेंज ये नहीं रहता, क्योंकि हमारी सैलरी रिवीजन होती रहती है, वेज रिवीजन होता रहता है। तो एसबीआई में क्या होता है, एसबीआई में 7 है ना, जो ये 1490 के आपको 4 इंक्रीमेंट पहले ही बैंक दे देता है, एडवांस में दे देता है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो एसबीआई की सैलरी इन कंपैरिजन टू दी बाकी आरआरबी और आईबीपीएस पीओ ज्वाइनिंग के टाइम ज्यादा होगी। तो ये तो मैंने थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर आपको एक रफ आइडिया दिया है यहां पर। अब एक और चीज मेरी तरफ से एक पीस ऑफ एडवाइस समझ ली है, जो भी समझ ली है वो मेरी तरफ से एक एडवाइस आप सबके लिए ये है कि अभी आपकी ज्वाइनिंग में है समय बाकी, और आपका एसबीआई पी और एसबीआई क्लर्क का अगर एग्जाम है तो वो 1 महीने में हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग ज्वाइनिंग तक अपने थोड़े से एक रिलैक्स रहता है, बंदा फ्री रहता है, घर पे कोई ज्यादा काम नहीं होता, बर्डन नहीं होता, क्योंकि एक माइंड रिलैक्स हो चुका है। अगर आपने एसबीआई पी एसबीआई क्लर्क देने के बाद की बात कर रहा हूं, अभी तो खैर आप वो भी दोगे, लेकिन स्टिल कई लोगों का उसमें भी नहीं होता, कई लोगों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, या कई लोग नहीं देते ड्यू टू इंग्लिश, उनकी प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने आरआरबी में ज्वाइन किया, करना ही है उन्होंने। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि आप लोगों को यहां पर कर लेनी चाहिए तैयारी, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती, किसकी, JAIIB की। JAIIB की आपको यहां पर तैयारी कर लेनी चाहिए, किसकी, JAIIB। अब JAIIB क्या है सर? JAIIB जो है ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, IIBF के द्वारा। ये IIBF जो संस्थान है, ये संस्थान यहां पर आपको जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये अकेला ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिसमें JIB के बाद एक CAIIB एग्जाम भी होता है, यानी कि JIB देंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद CIB होगा। IIBF इन 2 एग्जाम्स को जो कंडक्ट कराता है, और इन 2 एग्जाम्स को अगर आप क्लियर कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो आपको यहां पर बैंक में आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपकी सैलरी में इंक्रीज मिल जाता है। अब सैलरी में इंक्रीज करने का क्या मतलब है, अगर जैसे आपने JIIB किया रखा है तो आपके जो इंक्रीमेंट होते हैं ये आपके एडवांस इंक्रीमेंट, एक एडवांस इंक्रीमेंट लग जाता है, मतलब जो इंक्रीमेंट अगले साल लगना था वो इंक्रीमेंट आज की डेट में लग जाएगा। अगर आप बैंक में ज्वाइन करते हो और उससे पहले आप JIB करके बैठे हो यहां पर, या फिर बैंक ज्वाइन करने के बाद JIB कर लेते हो, तो आपको यहां पर 17,900 बेसिक पे नहीं होगी, आपकी बेसिक पे 18,900 हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप स्केल 1 में करते हो JIB, तो आपकी पहले दिन जो सैलरी होगी वो 36,000 नहीं होगी, वो 36,000 बेसिक पे की बजाय 36,000 प्लस 1490 होगी आपकी बेसिक पे। तो आपको ये एडवांटेज मिलता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। इसी तरह CIB में भी यहां पर सैलरी मिलती है, PO में भी इंक्रीमेंट मिलता है, क्लरिकल में भी इंक्रीमेंट मिलता है, दोनों में आपकी सैलरी बढ़ती है। ये इकलौते ऐसे एग्जाम है बैंक में ज्वाइन करने के बाद या बैंक ज्वाइन करने से पहले, इस दौरान आप किसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो कि जिनके थ्रू आपकी सैलरी जो है वो इजाफा होता है, सैलरी बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेज है। अब ये फेज मैं क्यों कह रहा हूं कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जिस दौरान अभी आप प्रिपरेशन की स्टेज में, आपका माइंड जो है एज अ स्टूडेंट काम कर रहा है। एक एज अ स्टूडेंट आपका माइंड काम करना और एक बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड काम करना, दोनों में डिफरेंस है। अभी आप फ्लो में चल रहे हो, आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, आप फ्लो में चल रहे हो। अगर अभी आपको मैंने कोई भी किताब दे दो, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार फ्लो टूटा
उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हुई और फिर आपने पढ़ना शुरू किया तो आप उस डिटर्मिनेशन के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पढ़ पाओगे। यानी कहने का मतलब, अगर आपकी अभी ज्वाइनिंग आ रही है और आपने बीच में फ्लो तोड़ दिया अपना पढ़ने का, तो दोबारा जब पढ़ने के लिए बुक्स आप उठाओगे, यानी कि जब आप सोचोगे चलो यार बैंक लग जाते हैं, उसके बाद जेआईबी का एग्जाम पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपके ऊपर सुबह 10 से 6 का तो वर्किंग का जो प्रेशर है वो तो रहेगा। उसके बाद आकर हो सकता है आपसे ना पढ़ाई हो। तो इसलिए ये जो पीरियड है इसको मैं गोल्डन पीरियड कहता हूं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको जेआईबी एग्जाम क्लियर करना है। आप एग्जाम क्लियर करें ना करें, जो भी होगा जैसा भी होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैं ये चाहता हूं कि आप इस दौरान अपनी प्रिपरेशन को कर लें ताकि आपको एग्जाम देते वक्त दिक्कत ना आए। जब एग्जाम दे रहे हो उस वक्त अगर आप बैंक में बैठे हो तो आपकी तैयारी पहले से ही हो चुकी हो। ठीक है, तो ये यहां पर जेआईबी एंड सीआईबी यहां पर जो एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स को देने का बहुत बेनिफिट है यहां पर। तो ये एग्जाम्स आपके कब होते हैं? ये एग्जाम्स आपके मई में होगा। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है वो मई 2023 में होगा। ठीक है, तो इसमें यह भी है कि मई 2023 तक अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो होगी वो अप्रैल में हो गए अप्लाई, इसके फॉर्म अप्रैल में निकलते हैं, अप्रैल में अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल तक अगर आपकी ज्वाइनिंग आ गई फिर तो अप्रैल में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जेआईबी एग्जाम आप तैयारी कर लो, अप्रैल में आएगी, अप्रैल में फॉर्म फिल कर देना, मई में जाकर एग्जाम दे देना। अब मई में जब एग्जाम आप दे दोगे, लेकिन इनकेस कईयों की अगर नहीं आती है, फॉर एग्जांपल नहीं ज्वाइनिंग नहीं आई गई है, तो फिर सर क्या करें? तो भी आप मई में एग्जाम दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? तब आप जेआईबी मत दीजिएगा, तब आप फॉर्म फिल कीजिएगा डीबीएफ का। एक और एग्जाम होता है डीबीएफ। ये डीबीएफ एग्जाम और ये जीआईबी एग्जाम सेम होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है, सब कुछ सेम है, इवन सर्टिफिकेट भी सेम है। बस फर्क इतना है कि डीबीएफ उन लोगों के लिए जिनकी अभी बैंक में ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन जेआईबी उन लोगों के लिए जो बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके पास आईडी है, एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है, लेकिन इनकी एम्प्लॉय आईडी नहीं आई है अभी तक बैंक की। तो आप डीबीएफ दे देना, जो कि मई में ही होगा, सेम सब कुछ सेम होगा। और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, बैंक का एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, वो सब की रिक्वेस्ट आप भेज दीजिएगा आईआईबीएफ को। और खैर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो कैसे भेजेंगे क्या भेजेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, मेरे से कांटेक्ट कर लेना। तो आपको जस्ट क्या होगा, आपका डीबीएफ का सर्टिफिकेट वो कन्वर्ट होकर जेआईबी बन जाएगा, आपका जेआईबी आ जाएगा सर्टिफिकेट। तो कोई फर्क नहीं है। बस इतना मेरा कहने का मतलब है कि आप मई के एग्जाम को फोकस कीजिए, इस गोल्डन पीरियड को मिस मत कीजिएगा, जहां पर आप इसकी तैयारी करके मई का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि अभी आप फ्री हो, मेरे अकॉर्डिंग फ्री हो। अगर एसबीआई पीएसबी क्लर्क का एग्जाम नहीं है तो आप फ्री हो, आपको इस एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। अब इस एग्जाम पे फोकस करने के लिए आपको सिलेबस इसका मालूम होना चाहिए। इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पीछे लिखे हुए हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी बोलते हैं, एएफ भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसको रिटेल बैंकिंग। मैंने शॉर्ट में बताया आपको कि इनको शॉर्ट में ऐसा ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस, और ये जो चारों सब्जेक्ट्स इनके 4-4 मॉड्यूल है। अब ये टाइटल देखकर आपको हो सकता है कुछ लोगों को समझ लग रही हो, कुछ लोगों को ना लग रही हो, तो टेंशन मत लेना। अगर नहीं समझ लग रही है, नहीं आप इसकी प्रिपरेशन कर पा रहे, तो टेंशन मत लो। ये सारे सब्जेक्ट एक प्रकार से मैं ऐसा बता दूं, आपने बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस कहीं से भी पढ़ी है, कहीं से भी किसी भी जगह से पढ़ी है, बैंकिंग की तैयारी के दौरान, इंटरव्यू के दौरान प्रिपरेशन में पढ़ी है, तो ये उसी का एक एडवांस वर्जन है। ये उसी का एक एडवांस वर्जन है, अगला लेवल है उसी का। तो आपको एडवांस लेवल की बस पढ़नी है, चीजें वही है, बेसिक वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना है। लेकिन एक चीज है, इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी की बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्लैरिटी क्यों? क्योंकि ये जो पेपर होते हैं, ये पेपर आपके 4 पेपर होते हैं, इसमें 4 अलग अलग दिन होंगे मई के, और हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 के 100 एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज आते हैं 100 एमसीक्यूज, जिसमें आपको 50 नंबर लेने होते हैं इसको पास करने के लिए। आपको कोई कट ऑफ नहीं पास करने, आपको इंडिविजुअल खुद से कंपटीशन है। 50 नंबर लेने हैं, यू आर पास। 50 नंबर लेने हैं, पास। 50 आए पास, 50 आए पास। यह सब कुछ होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, अगर गलत किया तो 0.25 कटेगा आपका। वो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत होती है। तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ने हैं। इनके आईआईबीएफ ये एग्जाम मैंने बताया जैसा आपको कंडक्ट कराता है। अब आपके लिए आगे एक और इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये चारों सब्जेक्ट आप में से काफी लोगों ने हो सकता पढ़े हो सकता ना पढ़े हो, सुना हो इनके बारे में, इनके स्टिल अगर आपको इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में मेरे से जानकारी चाहिए, अगर आपको मेरे से इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो आप मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे अनअकैडमी के इस कोर्स में,
मेरे अनअकैडमी पे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इस पूरे JIIB और DBF का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स। ये कोर्स मेरा 9th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 9th ऑफ दिसंबर से आप सबके लिए मैं 9th ऑफ दिसंबर से एक नया जनवरी से 9th ऑफ जनवरी 2023 से मैं एक नया बैच लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं शुरुआत आपकी करूंगा इन 2 सब्जेक्ट से। पहले सबसे पहले मैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग करवाऊंगा, फिर मैं अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये वाला और ये वाला सब्जेक्ट कराऊंगा। आपके लिए मैं चारों सब्जेक्ट, मैं सारे के सारे मॉड्यूल्स मैं आपको करवाऊंगा इस अनअकैडमी पे। आपको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपल इसको, मेरे कोर्सेज को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है, वहां पर जाकर एनरोल करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन वहां पर परचेज करनी पड़ेगी। पेड कोर्स है, देखो फ्री नहीं है ये, मैं पहले बता दूं, ये एक पेड कोर्स है जिसमें आपको कुछ ना कुछ फी पे करने पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में A to Z सारे सब्जेक्ट्स जो है बिल्कुल बकायदा, आपको नोट्स दूंगा मैं, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, जो भी आपको चाहिए वो मिलेंगे, मतलब जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करें वो मिलेंगे, आपको MCQs मिलेंगे, सब आपको वहां पर दिया जाएगा। और मैं जो आपको रिकमेंड करता हूं, मैं आपको कहता हूं 6 मंथ्स का आप अगर कोर्स ले सकते हो तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल अनअकैडमी पे 23% का ऑफ चल रहा है। 23% का ऑफ का मतलब है 2023 जो आया उसका 23%। यहां पर इतना बड़ा डिस्काउंट अनअकैडमी के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। ये 23% का ऑफ अगर आप लोगे तो 6 महीने का आपको ये कोर्स 3079 में मिलेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है या फिर आपके पास फ्री क्लासेस आप देखते हो तो वहां पर आपको कॉइन्स मिलते हैं। जब भी आप कोई क्लास देखते हो तो कॉइन्स मिलता है, कॉइन्स का भी डिस्काउंट आपको 300-400 रुपए आई थिंक कॉइन्स से भी आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्स काफी आपको सस्ता, 2700-2600 के नीर आपको ये कोर्स 6 महीने का मिल जाएगा। और मेरा ये चारों सब्जेक्ट्स का कोर्स भी 4 मंथ्स में एटलीस्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा, सारे सब्जेक्ट्स। आई होप आप इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। और ये जो 23% डिस्काउंट है इसको आपको कैसे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दूंगा उस पर क्लिक करके जब आगे आप परचेज के लिए डालेंगे वहां पर एक कोड पूछेगा, तो कोड जब पूछेगा तो वहां पर कोड लिख देना न्यू ईयर 23, ये कोड लिख देना। ये कोड जैसे ही लिखोगे आपको वहां पर 23% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको प्राइस पड़ेगा ये वाला, और कॉइन्स यूज कर लोगे तो और सस्ता पड़ेगा। मैं 6 महीने रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ज्यादा प्राइसिंग भी नहीं लगेगी, 6 महीने का अफोर्ड भी कर पाओगे आप। 2,500-3 हजार का कोर्स है और मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आप मई का पेपर नहीं देना चाहते, आप चाहते हो सर मई का पेपर नहीं सर लेकिन नवंबर का पेपर देना चाहते हो, फिर आप 1 साल का ले लेना, फिर 12 मंथ्स का यू कैन गो फॉर दिस 4927 में। इसमें भी कॉइन्स में डिस्काउंट मिलकर हो सकता है 4500 का पड़ जाए, ठीक है। तो आपके ऊपर ये है कि कौन सा आपको लेना, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का। अगर आप नवंबर को टारगेट लेकर चल रहे हो तो 12 मंथ्स का ले लेना, मई को टारगेट लेकर चल रहे हो तो 6 मंथ्स का यू कैन गो फॉर दिस कोर्स और यूज दिस कोड। 9th जनवरी से मेरा PPB का बैच स्टार्ट हो रहा है और फिर मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैच स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर इन दोनों को भी कवर करवाऊंगा। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स जो थे आपके आने वाले अपकमिंग JIB, CIB एग्जाम इसके बाद होता है। जब JIB कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका CIB होता है, तो CIB आपका नेक्स्ट में ही होगा। और एक और आपको चीज बहुत अच्छी बता दूं कि अगर आप मई में कर लेते हो तो मई में हो सकता है आपके साथ वाले जिन्होंने ये वीडियो नहीं सुनी है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो हो सकता है बैंक में जाने के बाद नवंबर में कहीं एग्जाम दे रहे हो JIB का, ठीक है। लेकिन आप मई में करके बैठे हो और नवंबर में आप CIB का एग्जाम दोगे और वो लोग अभी JIB का देंगे तो आपकी सैलरी उनसे कहीं ज्यादा होगी। और ये एवरेज सैलरी बताओ, 1000 का इंक्रीमेंट अगर मिलता है तो ये सैलरी कम से कम 3000 बढ़ जाती है इसकी। ये 1490, ये कम से कम 3000 का फर्क आता है एक सैलरी में। अगर आप जितना डिले करते जाओगे ना, यानी मई में आप नहीं देते, आप नवंबर में एग्जाम दोगे तो 6 महीने जो आपके बीते ना, जो 6 महीने, 6 × 3 18,000 पे आप नुकसान कर बैठोगे। अगर 3000 की एवरेज की बात करो, मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम 3000 तो बढ़ती है, 18,000 रुपए का सीधा सीधा आप नुकसान करोगे, 18 से 20,000 का। तो अगर आप इस नुकसान तो नहीं कहूंगा, अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हो 18-20,000 तो मोस्ट वेलकम है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं डेफिनेटली जो भी मेरे बैच में जुड़ रहा है मैं उसको जरूर क्लियर करवा के रहूंगा एग्जाम को। बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कराऊंगा। अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आने वाले बैंकिंग में आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे आप ब्रांचेस में अपने रहेंगे,
क्या आपको करना चाहिए। तो ऐसे नॉर्मली बातें क्लासेस में बहुत बार होती रहती हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, आपको पढ़ाई के साथ साथ करवाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप मेरे इस कोर्स को जरूर एनरोल करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो 23% ऑफ है, ये आपका बहुत ही जल्दी ये एंड होने वाला है ऑफर, ठीक है। कहीं एंड ना हो जाए तो उससे पहले ये आप ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है। इनकेस स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि सर डाउट है, सर मतलब पता नहीं लग रहा कि आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप के लिए वो नंबर है। ये नंबर है आपका, मैं आपको दे रहा हूं, ये नंबर है 823366 3 बार 6 है 008, ठीक है। ये नंबर है, व्हाट्सएप इस पे कर सकते हो आप। कोई भी क्वेरी अगर आपको पूछनी है अपने बैंकिंग से जुड़ी, मैं ये नहीं कह रहा जीआईबी से जुड़ी हुई है, कोई भी आगे आपको कोई सवाल है, कोई जवाब है, कुछ भी मन में डाउट है, शंका है, ज्वाइनिंग क्या है, या कुछ भी आपको सैलरी वगैरह का कुछ भी आपके मन में शंका है, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कीजिए 8233666008 नंबर पे, ठीक है। इस पे आपको लिखा मिलेगा स्टडी नीति करके आएगा ये, ठीक है, नाम से आएगा स्टडी नीति करके, बिजनेस अकाउंट आएगा, यही है नंबर। बिना टेंशन के इस पे मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं, एंड मुलाकात करते हैं डेफिनेटली नेक्स्ट किसी सेशन में। और इस कोर्स में आपसे 9 जनवरी से जुड़ूंगा मैं, 9 जनवरी में, शायद 9 दिसंबर बोल रहा हूं बार बार, दिस इज 9 जनवरी को, ठीक है। और ये क्लास, हाँ ये क्लास भी सुबह 7 से 8 होगी, तो आपको बाकी दिन आपका पूरा आपके पास है। जब भी आप पढ़ना चाहो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, कुछ भी आप करना चाहो, तो यू कैन गो फॉर दैट, या फिर एंजॉय करना चाहो तो पूरा दिन कर सकते हो। आपको 7 से 8 मेरे साथ आना है और दैट्स इट, ठीक है। और ये कोर्स अगर ये कोई बैंक एग्जाम एस्पिरेंट मेरा देख रहा है तो वो भी ये कोर्स कर सकता है। मैंने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की है, बैंक एग्जाम एस्पिरेंट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकर जो सिलेक्ट हुए वो भी कर सकते हैं, बैंक एग्जाम एस्पिरेंट भी कर सकता है। वो डीबीएफ करेगा, उसका वो कोर्स जो कहलाएगा वो डीबीएफ कहलाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया ना डीबीएफ कहलाएगा, वो भी मई में दे सकता है, ठीक है, वो भी आ सकता है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड मुलाकात करता हूं फिर अगले किसी नेक्स्ट सेशन में।